हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अवतल दर्पण में प्रमाणित कीजिए F बराबर R/2। जैसा कि मैंने उत्तल दर्पण में आपको बता रखा था, पार्ट 4 में वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो 10 क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है तो इसके लिए हमने इसको अपलोड किया है ताकि स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिजिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो तक अपलोड किया गया है। ये आपका 5वीं वीडियो होने वाली है, यानी पार्ट 5। तो आप इसको देखें और सारे वीडियो से लाभ उठाएं। ये एग्जाम्स में बिल्कुल ही आने ही वाले हैं, 100% एग्जाम में आएंगे। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि प्रमाणित करें कि प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। दोस्तों ये सवाल जो है 2 नंबर में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस 2 नंबर के लिए आप इसको तैयारी कर लें, क्योंकि 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी 2 नंबर से क्रॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो आप 2 नंबर को हल्के में मत लीजिए और शुरू कीजिए। हमारे साथ हम कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों हमने अवतल दर्पण को पहचानने के लिए बता दिया है काफ़ी आसानी से। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो फिजिक्स पार्ट 1 वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को आप कैसे पहचानेंगे। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कैसे पहचानना है। ये अवतल दर्पण है, इसके ऊपरी भाग को हमें पॉलिश करनी पड़ेगी, तो हम इसको पॉलिश कर देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं क्या वो दोस्तों, हमने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक मुख अक्ष खींच लेते हैं। यह हमने मुख अक्ष खींच लिया है, थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। तो हमने इसको यहाँ पर मुख अक्ष भी खींच लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस को भी बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में आ से अंदर, यानी अवतल दर्पण में मैंने एक ट्रिक बताया था, आ से अंदर। तो अंदर जो धंसा हुआ भाग है वो परावर्तक सतह है। अब ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर हमें क्या करना है, एक किरण को आपतित करना है। तो हमने क्या किया, मुख अक्ष के समांतर एक किरण आपतित किया। ये क्या है, मुख अक्ष के समांतर एक किरण है, ठीक है। और अभी हम इस बिंदु को पहले हम P बना लेते हैं, P कर लेते हैं, यानी ध्रुव है। और ये हमारा फोकस है, मुख्य फोकस, यानी फोकस लिख दिया। P से F की जितनी दूरी होगी उतनी ही F से C की दूरी होगी, वक्रता केंद्र जिसको कहा जाता है। तो हमने इसको C कर लिया। अब हमने जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकाश के किरण को हमें सीधे एप से होकर निकालना है। कहाँ से होकर निकालना है, एप से होकर निकालना है। तो हमने क्या किया है, इसको एप से होकर निकाल दिया है। तो यहाँ से किरण आपतित हो रहा है और दर्पण से आपतित होने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है, और होने के बाद ये मुख्य फोकस एप से होकर निकल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुख्य फोकस से होकर ये निकल रही है, इस तरफ आ रही है। और अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक अभिलंब खींचना है, डॉट डॉट करके। आपको इस तरह से डॉट लाइन करके आपको इसको लाना है, और दोस्तों इसको आपको इसमें मिला देना है, ठीक है। दर्पण का आप कोई अच्छा नाम रख लें, जैसे कि मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ एम डैश। मैंने इसका एक नाम रखा है एम डैश। और जो मैंने किरण आपतित किया था इसका नाम रख देता हूँ ए बी। और ये किरण जो है मैंने आपतित किया है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल आई, ठीक है। ये मेरा एंगल आई है। और जहाँ से ये किरण परावर्तित हो रहा है इधर से, इसको मैं रख देता हूँ एंगल आर, ठीक है। ये हमारा एंगल आर हो गया। तो यही हमको समझना था, और हमने आपको पहले भी उत्तल दर्पण में ये सारा कुछ समझा दिया है। तो दोस्तों हमें इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमें क्या लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले देख लीजिए, हमें लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए
माना कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए, माना कि एम डैश, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। यहां तक हमने लिख लिया, दर्पण है। किरण ए बी, आप लिखना है यहां पर किरण ए बी, किरण ए बी, मेरे पास किरण कौन सा है, ए बी है। किरण ए बी, किरण ए बी पीसी के समांतर, तो पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, है ना, प्रधान अक्ष, सॉरी, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो किरण ए बी जो, किरण ए बी जो पीसी, तो ये हमारा पीसी है ना, इस पीसी को मैं प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष को कहा जाता है। तो किरण ए बी जो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, अक्ष के समांतर है, समांतर है, किरण ए बी जो प्रधान अक्ष के समांतर है, किरण ए बी जो, किरण जो ए बी है वो प्रधान अक्ष, ये किरण ए बी है जो प्रधान अक्ष, जिसको हम पीसी बोलते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर है, समांतर है को आपतित की, को दर्पण, दर्पण एम डैश पर, एम डैश पर आपतित, आपतित किया, आपतित किया, जो परावर्तन के बाद, जो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एप से होकर गुजरती है, एप से होकर, एप से होकर क्या करती है, एप से होकर गुजरती है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है, एप से होकर क्या हो रही है, गुजरती है। क्लियर, आप सभी को समझ में आ रहा है, तो ये आपको समझ में आया। तो चूंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, किरण ए बी जो प्रधान अक्ष, ये प्रधान लिखा हुआ है, प्रधान अक्ष के समांतर है ना, किरण ए बी जो, किरण ए बी जो प्रधान अक्ष के समांतर है, को, किसको, तो ए बी को, किरण ए बी को ना, तो किरण ए बी जो प्रधान अक्ष के समांतर है को दर्पण एम डैश पर आपतित किया, जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, है ना। पी ध्रुव, पी ध्रुव, पी ध्रुव तथा, पी ध्रुव तथा सी वक्रता, सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है भाई, वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, पी से सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, और इसको जो है हमें, इसको सिर्फ हम फोकस के नाम से जानते हैं, और इसको हम क्या नाम से जानते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या नहीं होगा, बिंदु सी वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र है। तो भैया पी ध्रुव तथा सी वक्रता केंद्र है। अब इतना सारा कुछ मैंने डिटेल्स में लिख दिया, अच्छे तरीके से लिख दिया है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, जैसा कि फिजिक्स 9 क्लास में हमने पढ़ा होगा, प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम यही पढ़ते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, और वहां एक अभिलंब हम खींच देते हैं, और वो दोनों अभिलंब खींचने के बाद जो अभिलंब में दो आपको एक आपतित किरण के पास आपको देखने को मिलेगा आपतन कोण, परावर्तन एक कोण होता है जो परावर्तित किरण के बाद ही बनता है, परावर्तित किरण को गुजरने के बाद एक परावर्तन कोण बनता है, तो आपतन कोण
और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या है, क्या समझ रहे हैं हम लोग? तो देखिए एंगल ए बी, देखिए एंगल ए बी सी, आप देखिए तो यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल एफ बी या फिर एंगल सी बी एफ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बराबर एंगल सी बी एफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से आपने समझा इसको, क्या लिखा हमने, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल सी बी एफ। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आपतित किरण है, इसको आपतन कोण कहते हैं एंगल आई को, और यहाँ पर परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे जो एंगल आर दिख रहा है इसको, ये देखिए अब सिंपल याद रखिएगा, आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए यहाँ पर आपतन कोण एंगल एबीसी है, परावर्तन कोण एंगल सीबी है। तो यहाँ पर दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आपको समझना है यहाँ पर, चूंकि आप एक बात को समझिए कि ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर क्या है, सीपी। यहाँ पर ए बी समांतर है किसका, सीपी का या पीसी का। देखिए ए बी समांतर है, देखिए ए बी समांतर है, ये जो ए बी है क्या है, समांतर है, मैंने पहले से लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर। तो ए बी समांतर क्या है, सीपी, ए बी समांतर सीपी है, ये तो हम जानते हैं पहले से। तो ये दोनों अगर जब समांतर है, बहुत लोग यहाँ पर समीकरण एक भी लिखते हैं, और हम भी लिखते हैं, कई बार ऐसे बनाते भी हैं, ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इसको यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से मैथ मतलब बहुत इसके तरीके होते हैं बनाने के, अलग अलग टीचर्स जो होते हैं अलग अलग तरीकों से बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ए बी समांतर क्या है, सी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर ए बी समांतर सीपी है, जैसा कि मान लीजिए कि दो सरल रेखा है यहाँ पर, पहला सरल रेखा का मैं नाम रखता हूँ, दूसरा का नाम रखता हूँ। देखो मान लो कि यहाँ पर एक ए बी है और यहाँ पर क्या है, सरल रेखा बी सी है। तो यहाँ पर आप समझिए कि ए बी और यहाँ बी सी नहीं रखते, सी डी रखते हैं। तो जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, समांतर सरल रेखाएं हैं, तो मान लीजिए कि इस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा है, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ये तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है, मान लीजिए इसका नाम ई एफ है। तो यहाँ पर एक बात को समझना है कि अगर यहाँ पर जो कोण बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो यहाँ वाला कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ वाला कोण जो होगा, यहाँ जो बना हुआ है, यहाँ वाला कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण। लेकिन कैसा है कोण, तो देख सकते हो कि ये सरल रेखा ए बी और सरल रेखा सी डी, बस दो समांतर सरल रेखा है ए बी सी डी को ई एफ, जो ई एफ है उस प्रतिच्छेद रेखा ने क्या किया है, इसको प्रतिच्छेद किया है। किस बिंदु पर, मान लो कि एफ बिंदु पर, मान लो कि जी बिंदु पर। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमें दिख रहा है, ये कैसा होगा, एकांतर कोण होगा। तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। हमने इसको 9 क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया है, आप वहां से समझ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एंगल आई दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। बोलेगा ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसका रीजन है। देखिए आप लिखेंगे एंगल ए बी सी, आप देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, गौर करेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी लिख दिया। एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी सी, देखिए एंगल बी सी एफ, ठीक है ना, एंगल बी सी एफ। तो आप लिख दीजिए बराबर में एंगल बी सी एफ। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, देखिए एकांतर कोण के कारण। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एकांतर कोण के, लेकिन ये अंतः एकांतर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे एकांतर कोण भी लिखा जाता है, यह है अंतः एकांतर कोण के कारण, अंतः एकांतर कोण के कारण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने 9 क्लास में पढ़ लिया है, वहां आपको पढ़ने को मैथ में मिल जाता है, रेखाएं एवं कोण पढ़ोगे चैप्टर भारतीय भवन, तो वहां आपको दिखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अंतः एकांतर कोण के कारण, यानी एंगल ए बी सी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ पर गौर से, एंगल ए बी सी कॉमन है, दोनों कॉमन है, एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा। और जब ये एक दूसरे से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसीलिए
एंगल सी बी एफ, ध्यान से देखिएगा, एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इन दोनों में है, तो दोनों क्या हो गया, कॉमन हुआ, दोनों एक दूसरे से कट जाता है, तो एंगल सी बी एफ बराबर क्या हो गया, एंगल बी सी एफ, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा जब अगर हो गया तो इसका क्या मतलब निकलता है, ध्यान से समझिएगा, एंगल सी बी एफ कहाँ है, एंगल सी बी एफ, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एंगल सी बी एफ, इसका मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। अब यहाँ पढ़ेंगे एंगल बी सी एफ, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ और यहाँ से हमने देखा कि दोनों कॉमन हो रहा था, हमने एक दूसरे को काट दिया और जो यहाँ पर शेष बचा उसको इक्वल लिख दिया। तो एंगल सी बी एफ का मतलब हुआ एंगल सी बी एफ यानी एंगल आर बराबर एंगल बी सी एफ का मतलब हुआ बी सी एफ का मतलब एंगल आई। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया, यहाँ और यहाँ दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब साफ हो गया कि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं अतः अतः बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन बता दिया गया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस त्रिभुज में जो है दो एंगल बराबर है और वो भी आधार का, तो यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है, तो जब दो कोण इसमें बराबर है तो जाहिर है कि ये दो भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो जब बराबर होगी तो बी सी एफ क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल दोनों बराबर है, तो एंगल आई बराबर एंगल आर के है, तो आर के सामने वाला जो भुजा है वो सी एफ है, एंगल आई के सामने वाला भुजा जो है वो बी एफ है, तो इसका मतलब सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसीलिए क्या लिखोगे, सी एफ बराबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। तो लिखिए सी एफ बराबर बी एफ, आप इसको मान लो समीकरण एक, मैंने यहाँ पे समीकरण एक मान लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ हो गया। तो सी एफ बराबर बी एफ, कौन सा सी एफ हुआ, ये मैं को आपको दिखा देता हूँ ऐसा मार्क लगाकर, सी एफ बराबर बी एफ। तो देखो ये वाली भुजा इस भुजा का क्या होगा, बराबर, क्यों, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसके आधार पर का जो कोण दोनों दिख रहे हो आप, ये दोनों कोण बराबर है। तो सिंपल है ना कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसके दो भुजाएं, मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है और यहाँ भी 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री एंगल के सामने जो कोण होगा और इस 40 डिग्री एंगल के सामने जो कोण होगा, तो समान कोण के समूह भुजाएं भी समान होती हैं, बराबर। इससे साबित हो गया कि ये दोनों भी बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। सिंपल है यार, आप तो समझ रहे हो ना इस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो आप लिख सकते हैं समद्विबाहु, क्या लिखेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के, देखिए, या फिर आप लिख सकते हैं ना ऐसा भी, समान भुजाएं, क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, समान भुजाएं, तो ये दोनों समान भुजाएं हो जाएंगे ना, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं होने के कारण। या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं होने के कारण, होने के कारण, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होने के क्या हो गया, कारण, मैंने लिख दिया होने के कारण। तो लिख दिया समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं होने के कारण। तो एक्चुअली ये क्या है, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सी एफ बराबर बी एफ है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं होने के कारण, ये समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजाएं हैं, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है सी एफ बराबर बी एफ। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में अब क्या करना है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखना है, ये जो आपके पास b है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखें चूंकि, या यदि करके लिखें, यदि b, यदि b p के बहुत निकट है, यदि b p के बहुत ही
बहुत ही क्या है, निकट है, निकट है, निकट है। ध्यान से समझिए, यदि बी क्या है, पी के बहुत ही निकट है, तो बी पी का निकट क्यों है, मैंने उत्तल दर्पण में इसके बारे में बता दिया है। उत्तल दर्पण में आप जाकर देख ले, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 मैंने बताया है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, क्यों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बी पी के बहुत ही निकट है, और क्यों निकट है, और इसका रीजन भी मैंने आपको उत्तल दर्पण में बता दिया है। आप जाकर उत्तल दर्पण वाला वीडियो देखें। तो यदि बी पी के बहुत ही निकट है, बी पी के क्या है, बहुत ही निकट है, जब बी पी के बहुत ही निकट है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो अगर बी पी के बहुत ही निकट है, अतः यदि बी पी के बहुत ही निकट है तो, निकट है तो, निकट है तो क्या होगा, अगर निकट है तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर बी पी का निकट होगा ना तो कहीं ना कहीं बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, यानी ये वाली जो आपको भुजा दिख रहा है बी एफ वाला, वो पी एफ के बराबर होगा। तो बी एफ बराबर आप कहेंगे, बी एफ बराबर, ये बी एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी एफ। बच्चे क्या हो जाएगा, पी एफ। तो बी एफ बराबर आप लिख लो पी एफ, और ये लगभग होता है जी, मैं आपको ये बता दूं, ये आपको समीकरण 2 मान लेना है, और यहाँ पे लेना है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या हो गया, तो बी एफ बराबर हो गया पी एफ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा लागू उसी वक्त होता है जब बी पी के निकट है, यानी यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए ना कि आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बी बिंदु ले लो, और यहाँ सी ले लो, यहाँ डी ले लो। तो मैं अगर मैं लिखूँ कि सी डी के बहुत ही निकट है, अगर मैं सी को ऐसे पकड़ के नीचे लाऊं तो कहीं ना कहीं सी यहाँ से होकर गुजरेगा, होगा, यहाँ से यहाँ कर गुजरेगा। तो अगर ये सी डी के बहुत ही निकट होगा और सी डी से होकर निकलेगा, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक उसी प्रकार से ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। तो बी एफ बराबर आपको पी एफ है, ये और ये बराबर है। मैं बार बार आपको समझा समझा कर बता रहा हूँ, एक ही बात को 2 बार बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि समझ लो। अब देखो समीकरण 1, यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे बी एफ है और यहाँ पे बी एफ है, तो ये बी एफ से बी एफ कॉमन है और दोनों काट देते हैं, तो बी एफ से बी एफ क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचा, सी एफ बराबर पी एफ, इसीलिए क्या बचा, सी एफ बराबर क्या बच गया, पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ हो गया, यानी ये साबित हो गया कि सी से एफ की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी एफ से पी की होगी, या पी से एफ की दूरी होगी। मान लीजिए सी से एफ की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो पी से भी एफ की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। अब आपने इतना समझ लिया दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। उत्तल दर्पण को भी जाकर देख ले, एग्जाम में कोई भी ठीक ठिकाना नहीं है कि कहाँ उठाकर कौन सा क्वेश्चन दे दे, लेकिन ये दोनों में से कोई ना कोई होगा, चाहे उत्तल दर्पण वाला या अवतल दर्पण वाला, यानी दोनों में पी एफ बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए आ ही जाएगा। तो आप दोनों किसी में से, दोनों में से, दोनों को याद कर लीजिए आप, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब देखना है यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब क्या है, जब ये इसके बराबर में आ गया है तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझना। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझिए कि अगर मैं P को F, देखो ध्यान देना, अगर मैं P को F से जोड़ दूं, P जोड़ F, और C में F को जोड़ दूं, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए PF प्लस CF क्या लिख रहा हूं मैं, बराबर मैं लिख सकता हूं PC। अब बोलेंगे ऐसा क्यों लिख दिया, मैं समझाता हूं। अगर आप PF यानी P से F प्लस, P से F लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर C से F लिखा, तो मैंने जब PF लिखा तो इतनी दूरी कवर हो गई, और जब मैंने CF लिखा तो इतनी दूरी कवर हो गई, ये दूरी और ये दूरी मिलकर पूरी दूरी बन गई। तो पूरी दूरी क्या हमारी रही, PC, जैसे कि PC यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर अब PF, तो PF देखिए, PF ये हो गया, तो मैं PF लिख दूंगा प्लस CF, तो CF कौन है, तो CF ये है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर PF CF, तो CF बराबर क्या दिया, PF सिद्ध हो गया था ना समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, CF बराबर क्या है, PF। तो इस CF की जगह पर, जैसे ये CF है तो CF के स्थान पर PF रखना है, तो मैंने क्या कर दिया, PF रख दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर हमने इसको PC रख दिया, चलिए जैसे था हमारा PC रख दिया। अब मैं क्या करूँगा
कि पी एफ जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2pf बराबर क्या हो जाएगा, pc हो जाएगा। अब दोस्तों हमको करना क्या है, 2 को 2 लिखना है, pf तो p से f की जो दूरी होती है ना उसको फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने f लिख दिया। और pc तो p से c की जो बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी होती है ना, इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसको हम r लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। तो आप जो 2 से f में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा, r, इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, r बाई 2। तो देखो मुझे क्या प्रमाणित करना था, f बराबर r बाई 2, जो बिल्कुल प्रूव्ड हो चुका है, साबित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है। तो देखो अच्छे से देख लो वीडियो को, देखो दिखाई पड़ रहा है, कंप्लीटली आपको दिखाई पड़ रहा होगा।